Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks, and in today's lecture we will discuss the problems based on cost accounting. So previous chapters में हमने या lectures में हमने जो भी cost accounting से related theory आपके syllabus के according discuss की. I hope so वो आपको clear हो गई होगी. Now based on the formulas, based on the concepts, आज हम problem solve करेंगे. So let's start with the question. It will be on your screen. It says a factory produces 100 units of a commodity and the cost of production is. Now there are certain things given, that is direct materials का आपको amount दिया है, direct wages हैं, expenses हैं, factory overheads हैं and administrative overheads हैं. There is extra information given. If profit of 25% on sales is to be realized, what would be the selling price of each unit of the commodity, and you have to prepare the cost sheet. Now since you have to prepare cost sheet, you have to keep in mind all the formulas, the format which we have discussed, and as per that format and formulas we will discuss this, solve this problem. तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमें इंफॉर्मेशन में क्या दिया है. फैक्ट्री प्रोड्यूस कर रही है 100 यूनिट्स को. क्लियर. सो यहाँ हम लिख लेते हैं टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल्स टू 100 यूनिट्स. क्लियर. क्योंकि आपको पर यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करना है. दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो हाउ मेनी यूनिट्स हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी. क्लियर. चलो फॉर्मेट बना लेते हैं हम. जो भी आपको क्वेश्चन में दिया हो, कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी आपको दिया है यू कैन राइट इन द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में एज सच डेट्स नहीं मेंशन है. सो दिस इज पर यूनिट कॉलम, दिस इज टोटल कॉस्ट कॉलम. पर यूनिट कॉस्ट, दिस इज टोटल कॉस्ट. ठीक है. अब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चलेंगे. तो सबसे पहले आपको पता है कॉस्ट शीट में हमें प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करना है. प्राइम कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे. सो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट वेजेस प्लस डायरेक्ट लेबर. इस क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली सारी चीजें दी हुई हैं. सो दिस इज डायरेक्ट मटेरियल, कितना है 10,000, यानी कि ओवरऑल आपको कॉस्ट दी है. अब इसको कैलकुलेट करने के लिए पर यूनिट के लिए, अब 10,000 को अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा ये पर यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट यहाँ से निकल. सो इफ वी विल डिवाइड 10,000 बाय 100, हमारा पर यूनिट कॉस्ट रिलेटेड टू डायरेक्ट मटेरियल विल कम. ठीक है. सेकेंड इज डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस कितना है 5,000. अगेन साइड बाय साइड हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल बी 50. पर यूनिट कॉस्ट भी निकल आया. एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज हाउ मच 1,000. ठीक है. तो दिस इज 10 पर यूनिट. अब यहाँ से हमारा निकल के आता है प्राइम कॉस्ट. तो दिस इज 10, this is 5 plus 1 6 and this is 16,000. clear. this is 160. तो यहाँ से हमारा निकल के आ गया प्राइम कॉस्ट. ठीक है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ यू नो कि प्राइम कॉस्ट के बाद अब हमें कैलकुलेट करना होता है वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड, सॉरी वर्क्स या फैक्ट्री कॉस्ट. क्लियर. तो जब हम प्राइम कॉस्ट में वी ऐड फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड, ठीक है, उसके बाद हमें मिलेगा वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट. तो अब देखो फैक्ट्री ओवरहेड्स का कितना हमें अमाउंट दिया है 6,500. तो 6,500 यहाँ पे हम प्लस कर देंगे. क्लियर. तो दिस विल बी 65 पर यूनिट. ठीक है ना. इसको ऐड कर देते हैं. सो दिस विल बी
16,000 plus 6,500. This is 22,500 and this is 160 plus 65. So this is 225. तो अब यहाँ पे हमारा निकल के आ गया फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट. ठीक. नाउ इसमें जब हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स को ऐड करते हैं वी गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो फाइनली हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स पता करनी है. क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है, दैट आल्सो वी हैव टू कैलकुलेट अकॉर्डिंगली. क्लियर. सो व्हेन वी ऐड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है, फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट में कितना दिया हमें 3480. सो दिस विल बी 34.80. 34.80. ठीक है ना. तो यहाँ से हमारा निकल के आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 34.8 प्लस 225 इज इक्वल्स टू 259.8. और यहाँ से हम टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं 22,500 प्लस 34,880. सो दिस इज 25,980. सो दिस इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. किसी केसेस में हम इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं. अगर और न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम्स में अगर क्लोजिंग स्टॉक इज कमिंग इनटू पिक्चर तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बन जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट कितने गुड्स सेल हुए और उनका ओवरऑल कॉस्ट क्या है. क्लियर. लेकिन इसमें कोई भी क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट कमिंग इनटू पिक्चर तो डायरेक्टली हमने जैसे फॉर्मूला याद किया था वैसे ही हमारे आइटम्स यहाँ अपीयर हो रहे हैं. क्लियर. अब देखो और क्या करना है इसके आगे. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक हमने निकाल लिया. अब फाइनली हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स निकालनी है. क्लियर. क्योंकि और कुछ क्वेश्चन में दिया नहीं है. सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब हम प्रॉफिट को ऐड करेंगे जो भी प्रॉफिट होगा हमारा सो वी विल गेट कॉस्ट ऑफ सेल्स. यही निकालना हमें क्वेश्चन में. दे आर asking you to calculate what would be the selling price of each unit of the commodity. So cost of sales और यहाँ पे हमारा per unit cost of sales निकल जाएगा. Now extra information they are giving is if profit of 25% on sale is to be realized. अब profit में profit कितना है 25% ऑफ सेल्स. उसके लिए हमें सेल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. क्लियर. सेल्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे. नाउ व्हाट विल बी द कैलकुलेशन. नाउ जस्ट रिमेंबर दैट दिस कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस प्रॉफिट एंड लॉस ये वाले जो फॉर्मूलेज हैं दे आर वेरी बेसिक formulas. So you have to keep in mind what is the cost price, what is the selling price, what is the profit. तो basically ये तीन चीजों को ही लेके हम कैलकुलेशन करेंगे. क्लियर. तो यहाँ पे हमें पूछा है कि कॉस्ट ऑफ सेल्स हमें निकालनी है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वी ऑलरेडी नो. सो सिंपल बेसिक मैथ्स इफ यू विल अप्लाई इट सेज इफ सेलिंग प्राइस सपोज 100 है. ठीक है. तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी हमारी इस केस में जबकि प्रॉफिट हमारा है सपोज प्रॉफिट इज 25% ऑन सेल्स तो प्रॉफिट हियर इज 25. सो व्हेन प्रॉफिट इज 25 एंड सेलिंग प्राइस इज 100 व्हाट विल बी द कॉस्ट प्राइस. ऑब्वियसली माइनस कर देंगे हम तो ये 75 हो जाएगा. क्यों. क्योंकि किसी प्रोडक्ट का जो कॉस्ट प्राइस था वो 75 था उस पर हमने 25% प्रॉफिट ऐड किया तो नाउ वी आर सेलिंग दैट प्रोडक्ट एट ₹100. क्लियर. ये सिंपल मैथ्स है आपकी. नाउ इसी फॉर्मूले से अब हम यहाँ पे जो वैल्यूज हमारी निकली हैं वो पुट अप करेंगे देन वी विल कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस. क्लियर. सो व्हेन कॉस्ट प्राइस इज 75 सेलिंग प्राइस वाज हाउ मच 100. ये यहीं से निकल के आया हमारा. ठीक है ना. अज्यूम करा हमने. सो नाउ व्हेन कॉस्ट
कॉस्ट प्राइस लिख लेते हैं इधर, या व्हेन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वट एवर यू वांट टू राइट इज हाउ मच पर यूनिट, वैल्यूज यू हैव टू कंसिडर 259.8। तो अब इस केस में सेलिंग प्राइस कितनी होगी 100/75 इंटू 259.8, यही होगा, ठीक है ना। सो 100 इंटू 259.8 divided by 75 is 346.4। तो ये आपका पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल आ गया। ये समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे हमने पर यूनिट कॉस्ट प्राइस कंसीडर किया है, इसलिए जो हमारा सेलिंग प्राइस निकल के आएगा वो होगा पर यूनिट का सेल का कॉस्ट। सो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल इज 346.4 रुपीज। सो बेस्ड ऑन दिस देयरफॉर टोटल सेल्स कितनी हो गई हमारी अब 346.4 into units produced were 100, clear? So multiply by 100, this is 34640, that is 34,640। so total sales is 34,640। यहाँ पे प्रॉफिट हमें निकालना है 25% ऑफ सेल्स। अब 25% ऑफ सेल्स निकाल लेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ गया, दैट इज 8660। तो अब ये टोटल प्रॉफिट है, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 8660। अब 8660 को हम पर यूनिट प्रॉफिट निकाल सकते हैं, सो दिस इज 86.60, क्लियर। और सेल्स, अब इसमें सेल्स ऑब्वियसली इसको ऐड करोगे तो यही आपका अमाउंट आएगा, दिस इज 34,640। इसको ऐड करके भी चेक कर लो, 25,980 प्लस 8660, सो 34,640। पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं हम, दिस इज एग्जैक्टली इट विल बी द सेम 346.40। सो दिस इज योर आंसर। सो बेसिकली क्वेश्चन में जो उन्होंने पूछा हमने वो कैलकुलेट कर लिया। दे आर आस्किंग व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ द कमोडिटी। सो सेलिंग प्राइस of each unit of the commodity will be 346.40 is your answer, clear? So क्वेश्चन में बहुत इजी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी दे सकते हैं, वेर इन यू डोंट हैव टू डू दिस प्रॉफिट एंड कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस वाली कैलकुलेशन। अगर कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट करना है, इनडायरेक्टली देना है, तो कुछ ऐसे भी दे सकते हैं। सो डायरेक्टली दे हैव नॉट गिवन यू द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, सीधा सीधा फॉर्मूला था। उसके बाद यू हैव टू कंसिडर कि कॉस्ट प्राइस या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, सेलिंग प्राइस कितनी क्वेश्चन में दी है, कितना प्रॉफिट मार्जिन दे आर asking, clear? So based on that whatever they are asking we have to calculate in the end. So I hope so आपको ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर हो गया होगा। हम एक प्रॉब्लम और सॉल्व करेंगे so that things will be more clear. Let's solve another question. It says from the following information prepare a cost sheet showing cost per unit and show the profit for the month of Jan 2006. Now यहाँ पे अब हमें profit calculate करना है and various items are given, raw materials consumed, direct wages, machine hours worked 8,000 hours, machine hour rate is ₹4 per hour, then office overheads, selling overheads, unit produced and units sold. तो देखो इस क्वेश्चन में अब यूनिट्स सोल्ड वाला ऑप्शन भी आ गया, तो जहां पे टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हैं क्वेश्चन में, यहाँ इन दिस केस इट इज 4,000, ठीक है ना। सो आई हैव टोल्ड यू कि जहां जिस क्वेश्चन में टोटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड हैं, टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक विल कम इनटू पिक्चर। तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट अब हमें कैसे करना है, क्लियर? तो चलो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉस्ट शीट फॉर द ईयर Jan 2006. दिस इज कॉस्ट पर यूनिट एंड दिस इज टोटल कॉस्ट। इसको थोड़ा सा और हम
कर देते हैं। क्लियर? देखो, तो अब क्या करना है हमें? नाउ लेट्स राइट, फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट। ठीक है ना, प्राइम कॉस्ट को हमें कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें पहले सर्च करने पड़ेंगे। तो पहला क्या है? डायरेक्ट मींस रॉ मटेरियल्स कंज्यूम्ड इज गिवन, सो दिस इज डायरेक्ट मटेरियल, this is direct material is 8,000, so total cost is given, sorry 80,000, so 80,000 divided by 4,000, so हमारा cost per unit आ गया, raw material का cost per unit। ठीक है, so this is ₹20। अब इसमें हमें क्या करना है? डायरेक्ट वेजेस दिए हैं हमें, so this is direct wages। क्लियर? सो डायरेक्ट वेजेस इज 48,000, टोटल आपको अमाउंट दिया है 48,000। नाउ 48,000 डिवाइडेड बाय 4,000 इज ₹12, तो पर यूनिट का कॉस्ट भी आ गया ₹12। नाउ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर इज नॉट गिवन, तो हमें प्राइम कॉस्ट अब इन दोनों से ही कैलकुलेट करना है। सो जस्ट कैलकुलेट द प्राइम कॉस्ट, सो दिस विल बी 80,000 plus 48,000 is 1,28,000, तो ये 1,28,000 आ गया हमारा, और पर यूनिट कितना निकला? 32। सो दिस इज प्राइम कॉस्ट। अब समझ में आया? ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया है तो उसको हम स्किप कर देंगे। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हमें निकालना होता है वर्क्स कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट। तो जब हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री से रिलेटेड ओवरहेड्स या एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं, वी गेट दी फैक्ट्री कॉस्ट। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे, ऐड फैक्ट्री और वर्क्स ओवर हेड, यहाँ पे ऐड लिख देते हैं प्रॉपर। ठीक है ना, अब कितना है देखो, फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्टली क्वेश्चन में अब उनने मेंशन नहीं करा है, इसमें उनने दे दिया है कि मशीन थी उसके टोटल वर्किंग आवर्स दे दिए हैं और 1 घंटे का कितना कॉस्ट है वो दे दिया है। तो ऑब्वियसली when this is an expense and it is related to the factory premises, डायरेक्टली एक मशीन है जो फैक्ट्री में है, ठीक है ना, तो इट विल कम अंडर फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अब हमें फैक्ट्री ओवरहेड पता है, तो मशीन यहाँ पे लिखना है तो लिख लो, अदरवाइज जरूरी नहीं है। सो टोटल आवर्स 8 घंटे मशीन काम में आई, यूज में आई, और उसका कॉस्ट पर आवर का कॉस्ट कितना था? ₹4। सो दिस इज, अब ये 32,000 हो गया। ठीक है ना, सो दिस इज 8, सो दिस इज ₹8। तो अब हम इसे ऐड कर लेते हैं, 32,000 प्लस 1,28,000, सो दिस इज 1,60,000। तो ये 1,60,000 आ गया, और यहाँ हमारा आ गया 40। इसको सी अगर डेसिमल्स में आ रहा है तो उसको हमें 2 डेसिमल प्लेसेस तक यू कैन कैलकुलेट। ठीक है ना, यहाँ पे 5 से बड़ा है तो इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो। सो ऑलवेज कंसीडर इन कॉस्ट अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स यू हैव टू कंसीडर एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। क्लियर? तो पर यूनिट हमारा कॉस्ट आ गया 40, और इसके बाद हमारा आ गया 1,60,000। तो ये तो था हमारा क्या था, अब ये फैक्ट्री और वर्क्स कॉस्ट। ठीक है ना, यही कैलकुलेट करना था हमें अभी। अब इसके बाद क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतने, ये तो 4,000 यूनिट्स की बात हो रही है यहाँ तक, कि भाई 4,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए टोटल फैक्ट्री कॉस्ट कितना लगा? 1,60,000। क्लियर? नाउ दे आर गिविंग यू वन एडिशनल कंडीशन, दैट इज यूनिट सोल्ड 3,600 एट द रेट ऑफ 50 ईच। तो अब हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक। क्यों? क्योंकि जब ओवरऑल यूनिट्स में से जितने यूनिट सेल ऑफ हो गए
वहां से निकल के आएगा हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो ओवरऑल यूनिट्स में से जब क्लोजिंग स्टॉक के कॉस्ट को हम लेस कर देंगे तभी हमें पता चलेगा कि जितने यूनिट्स हमने सेल करे उनका कॉस्ट क्या है। बिकॉज एट द एंड यू हैव टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ सेल्स। हमारा फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ सेल्स तक ही है, मीन्स कॉस्ट शीट एंड्स एट कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है ना। उसके पहले प्रॉफिट आता है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ऐसे भी या तो अपवर्ड डाउनवर्ड याद कर सकते हो या नीचे से ऊपर कर सकते हो, इट इज अप टू यू। क्लियर। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि वो क्या पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि टोटल यूनिट्स तो 4000 प्रोड्यूस हो गए, सेल 3600 की है, तो जब हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करनी है तो ऑब्वियसली 4000 के 4000 थोड़ी ना सेल ऑफ हुए, कुछ क्लोजिंग स्टॉक भी रह गया, कुछ बच गया। अब उस क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट जब हम इस कॉस्ट से या इस यूनिट्स के कॉस्ट से लेस करेंगे तो ऑब्वियसली जो हमने यूनिट्स जो बेचे उनका हमें ओवरऑल कॉस्ट पता चलेगा। क्लियर। सो अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कम्स इनटू picture. So now from this you have to subtract closing stock. अब हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि ओवरऑल कितने यूनिट्स हमारे नहीं बिके, दैट इज 4000 माइनस कितना है 36, 4000 माइनस 36, दिस इज 400 यूनिट्स। अब 400 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक है एट द रेट ऑफ 40 ईच। 40 क्यों? क्योंकि हमारा जो पर यूनिट का कॉस्ट निकल के आ रहा है वो 40 है, तो हम क्लोजिंग स्टॉक का भी जो कॉस्ट वैल्यूएशन करेंगे वो हम इसी पर यूनिट कॉस्ट से करेंगे। क्लियर। सो अब क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कर लेते हैं। वैल्यू 400 इंटू 40, दिस इज 16,000। क्लियर। तो अब 16,000 का ये जो हमारा कॉस्ट है वो हमें लेस करना है 1,60,000 से। सो दिस इज 1,44,000। अब ये वो कॉस्ट आ गया, उन यूनिट्स का कॉस्ट आ गया जो यूनिट्स हमने सेल ऑफ करे। क्लियर। ये बेसिक लॉजिक है, बेसिक मैथ्स है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से हमें पता चल गया कि क्लोजिंग स्टॉक का जो कॉस्ट है वो तो ओवरऑल से लेस हो गया, तो जितने सेल करे ऑब्वियसली ये उनका कॉस्ट होगा। सो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लिख लो या स्लैश कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बिकॉज क्लोजिंग स्टॉक इज कमिंग इनटू पिक्चर। सो इफ यू विल राइट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो ज्यादा उसमें ज्यादा क्लैरिटी होगी। क्लियर। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब और क्या करना है? अच्छा, now in this they are giving you office overheads and selling overheads. Now अब cost of goods sold में finally हमें ये overheads ऐड करने हैं। So add office overhead। अब ऑफिस ओवरहेड कितना है? 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट। 10% ऑफ वर्क्स कॉस्ट, वर्क्स कॉस्ट था 1,60,000, ठीक है ना। तो 10% ऑफ 1,16,000 इज 16,000, सॉरी 1,60,000 का 10% हो गया 16,000। क्लियर। और क्या ऐड करना है हमें? सेलिंग ओवरहेड। अब सेलिंग ओवरहेड कितना होगा? अब देखो कितने यूनिट सेल ऑफ हुए, 3600 यूनिट सेल ऑफ हुए, तो ऑब्वियसली जो सेलिंग एक्सपेंसेस हैं वो उन्हीं यूनिट्स पे होंगे जितने यूनिट्स हमने सेल ऑफ करे, ना कि 4000 यूनिट्स पे। क्लियर। तो सेलिंग ओवरहेड इज 1.5 पर यूनिट, यानी एक यूनिट को सेल करने का जो कॉस्ट था दैट वाज 1.50। कितने हमने सेल करे? 3600 इंटू 1.50, ठीक है ना। क्लियर हो गया। सो दीज आर स्मॉल स्मॉल थिंग्स विच यू हैव टू कीप इन माइंड, वरना हमारा प्रॉब्लम गलत हो जाएगा। सो दिस इज 5400। क्लियर। 36 into 1.50 is 5400 plus 16,000 plus 1,44,000
65,000. So this is 1,65,400. Sorry, ये तो per unit also we have to calculate side by side. इसका per unit, ये selling overhead का जो per unit था वो तो हो गया हमारा कितना 1.50 क्लियर, यानी 3600 यूनिट सेल ऑफ हुए एट द रेट 1.50. और जो हमारा ऑफिस ओवरहेड था जो हमने 16,000 कैलकुलेट किया वो था ऑब्वियसली 4,000 यूनिट्स पे ही. क्लियर, जितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए उतने यूनिट्स पे ही ऑफिस एक्सपेंसेस हम कैलकुलेट करेंगे. तो 16,000 डिवाइडेड बाय, तो दिस इज 4 और ये तो था 40 हमारा. So side by side this also you have to calculate. So 40 plus 4 plus 1.50 is 45.5. ठीक है ना, क्लियर हो गया. अब यहाँ से जो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था फाइनली हमारा ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. क्लियर, क्योंकि प्रोडक्शन में हमने ओवरहेड्स, ऑफिस ओवरहेड भी ऐड करे, सेलिंग ओवरहेड्स भी ऐड करे, तो टोटल हमारा ये आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. नाउ इन द एंड दे आर टेलिंग you have to calculate, you have to show the profit for the month of Jan 2006. अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लिख लो कॉस्ट प्राइस फॉर दी प्रोडक्ट, तो ऐसे आपको याद रह जाएगा. क्लियर, फॉर्मेट में मत लिखना, टेबल के अंदर मत लिखना, साइड में यू कैन राइट समवेयर. ठीक है, और विथ पेंसिल यू कैन राइट, देन फाइनली जब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो रब इट ऑफ. आई एम टेलिंग यू जस्ट कि कंफ्यूजन ना हो कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अब क्या है, अब हमें सेल्स कैसे निकालनी है, प्रॉफिट कैसे निकालनी है. क्लियर, सो दिस इज कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट आपको निकालनी है, सेलिंग प्राइस आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना, कितने यूनिट सेल हुए, 36 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50 ईच. तो ये हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स भी दिया हुआ है हमें. ठीक है, कितना दिया है, 36 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 50 ईच. ठीक है ना, कितना होगा ये, दिस इज 1,80,000. ठीक, तो ये था 50 ईच. ठीक है ना. अब देखो यहां से हमें फाइनली प्रॉफिट निकालना है, क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट ही पूछा है. क्लियर, तो अब प्रॉफिट हमारा कैसे निकलेगा, उस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था, कॉस्ट प्राइस दिया था, सेलिंग प्राइस निकालना था, तो बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन करके हमने कैलकुलेट कर लिया. इस क्वेश्चन में भी दो चीजें दी हैं, प्रॉफिट निकालना. सो ऑब्वियसली व्हेन योर सेलिंग प्राइस इज मोर देन योर कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट हमारा कितना निकल के आएगा, 1,80,000 माइनस 1,65,400. योर प्रॉफिट इज कमिंग टू बी 14,600. ठीक है, तो 14,600 आपका प्रॉफिट निकल आया. ठीक है ना. तो बेसिकली दे आर आस्किंग यू दिस अमाउंट, दे आर आस्किंग ओवरऑल प्रॉफिट कितना होगा. सो इन दिस क्वेश्चन क्या चीज हमने सीखी जो नई थी हमारे लिए, वो ये थी कि पहले तो यहाँ तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए, सीधे हमने प्राइम कॉस्ट निकाल लिया. प्राइम कॉस्ट के बाद हमें फैक्ट्री ओवरहेड्स भी, जो हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स थे वो डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिए, मशीन आर वर्क्स, मशीन आर रेट करके दिया. सो ऑब्वियसली दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, यहाँ से हमने निकाला फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क्स कॉस्ट. नाउ व्हाई दिस क्लोजिंग स्टॉक इज कमिंग इनटू पिक्चर इज इम्पोर्टेंट. क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस दिए हैं, तो टोटल यूनिट्स सोल्ड भी दिया है क्वेश्चन में, दैट इज 3600 एट द रेट ऑफ 50 ईच. क्लियर, इसलिए यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकल के आया. क्लोजिंग स्टॉक जब हमने लेस किया तो ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ऑब्वियसली इतने जितने सेल ऑफ हुए उनका कॉस्ट निकल के आया, उसमें से हमने ऑफिस और सेलिंग को ऐड कर दिया, सो वी गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन.
फाइनली हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल गया है यहाँ से। तो हमारा कॉस्ट प्राइस पता चल गया, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्वेश्चन में दिया है ये पता है, फाइनली हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़े बहुत समझ में आए होंगे। सो इन दी अपकमिंग लेक्चर्स हम वो क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं, और पहले अगर हमने ऐसे कंसेप्ट्स को डिस्कस कर लिया, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए, तो जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं वो आपको इजी लगेंगे। सो वी विल डिस्कस दोज क्वेश्चंस लेटर ऑन। सो इन द नेक्स्ट क्लास। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।